नमस्कार। हमारे साथ सेंटर फॉर इंडिया ट्रेड यूनियंस जो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इंडिया के दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट हैं अनुराग सक्सेना जी, वो बैठे हुए हैं। हाल ही में 8 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक जो नोएडा में मजदूरों के बहुत बड़े स्तर के प्रोटेस्ट हुए, मजदूर अपनी सालों से झेल रही इतनी मुश्किलों और जो भी एलपीजी की समस्या की वजह से उनकी मुश्किलें कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं, उस पर स्पॉन्टेनियसली बहुत शांतिप्रिय लोकतांत्रिक तरीकों से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को उठाने के लिए सड़कों पर उतरे। उसके बाद 13 अप्रैल को जिस प्रकार से कई जगह नोएडा के कई सेक्टर्स में हिंसा हुई, जिसको योगी सरकार इस तरह से दिखा रही है कि वो हिंसा कुछ ऐसे तत्वों ने करी जो पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं, जो नक्सलवादियों से जुड़े हो सकते हैं, और बहुत सारे नोएडा में रहने वाले, नोएडा में सालों से काम कर रहे मजदूरों पर और कई एक्टिविस्ट पर कई तरह के केस किए गए हैं। पर ये सारा मुद्दा क्या है, इसके पीछे का सच क्या है, और कुछ ही समय पहले मोदी सरकार द्वारा लाए गए 4 नए लेबर कोड्स किस तरह से देश भर के औद्योगिक मजदूरों और अन्य क्षेत्र के मजदूरों पर असर डालेंगे, इस सभी पर हम अनुराग जी से बात करेंगे। अनुराग जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो अनुराग जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो 8 अप्रैल को बहुत ही शांतिप्रिय लोकतांत्रिक तरीके से नोएडा में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में, हॉइजरी कॉम्प्लेक्स में, नोएडा फेज 2 में, सेक्टर 63 में, सेक्टर 65 और बहुत सारे अलग अलग सेक्टरों में मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। इसकी एक पृष्ठभूमि ये भी बताई जा रही थी कि जो उससे पहले यूएस ईरान युद्ध की वजह से जो भारत में एलपीजी की इतनी कमी पड़ी, जिसकी सबसे बुरी मार मजदूरों पर और खासकर बहुत सारे प्रवासी मजदूरों पर पड़ रही थी, और ये मजदूर जो पहले से कभी नोटबंदी, कभी कोविड, कभी जीएसटी और सरकार की कई और गलत नीतियों की वजह से पहले से बहुत परेशान थे, उनके न्यूनतम मजदूरी बढ़ नहीं रही थी, उनकी आमदनी बढ़ नहीं रही थी, इन सब को देखते हुए वो सड़कों पर आए। पर सरकार का फिर ये कहना है कि 13 अप्रैल को जो हिंसा हुई इसमें मजदूरों का हाथ है, बल्कि मजदूरों के साथ ही साथ बहुत सारे असामाजिक तत्व, बल्कि कई पाकिस्तानी तत्व जुड़े हुए हैं। इस तरह से योगी सरकार और उनकी एजेंसियां और पुलिस इस पूरे मामले को दिखाने की कोशिश कर रही है। तो आप इसके बारे में क्या, आपका संगठन, आप लोग क्या जानते हैं, क्या ज़मीनी सच है, उसके बारे में आप अपनी बात बताएं। देखिए, ये तो जो ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चला है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि उस कारण से जो परिस्थिति पैदा हुई है पूरे दिल्ली और दिल्ली के आसपास, वो एक कैटलिस्ट का काम किया है जी। अदरवाइज़ अगर मज़दूरों की जो रोज़मर्रा की जो हालत देखें हम लोग जी, तो लगातार जो है हम क्या देख रहे हैं कि पूंजीपति अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए लगातार बोझ दर बोझ जो है मज़दूरों पे डालता जा रहा है। एक बहुत बड़ा उसका एग्जांपल ये है कि सरकार भी मज़दूरों के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में बिल्कुल अनजान बनी हुई है जी। हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि सरकार पूंजीपतियों के हक में काम कर रही है। क्यों कहते हैं ऐसा? जो 1948 का मिनिमम वेजेस एक्ट है, उसमें क्लियर प्रावधान है कि 5 साल में रिवीजन होना चाहिए न्यूनतम मजदूरी का सलाहकार समिति बनती है, कहीं पर वेज बोर्ड बनता है, उसका गठन होना चाहिए। उसके माध्यम से जो है बाकायदा एक वैज्ञानिक तरीका है। सुप्रीम कोर्ट में भी 91 में एक लैपटॉकस केस गया था, तो उस केस के तहत जो है एक फार्मूला है, सेट फार्मूला है, जिसको केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अपनाती हैं न्यूनतम वेतन तय करने के लिए। तो नियम ये है कि 5 साल में वेज बोर्ड का गठन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पिछले 12 साल से नहीं हुआ था। 12 साल से। और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में भी 8 साल से नया जो सलाहकार समिति है वेज बोर्ड, वो गठन नहीं किया सरकार ने। और ये सलाहकार समितियों का गठन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। ऑब्वियसली जी। मतलब सरकारें जो है बाउंड है ना, पार्लियामेंट से एक्ट पास है, कानून पास हैं, उसी में श्रम कानूनों के तहत न्यूनतम वेतन अधिनियम आता है 1948, तो उसी में प्रावधान है कि हर 5 साल में समिति का गठन होना चाहिए। ना केवल उत्तर प्रदेश में ही, ना हरियाणा सरकार ने किया था, ना दिल्ली सरकार ने अभी तक किया है 8 साल से। तो सरकारें क्या करती हैं, जो महंगाई आती है उसको मीट आउट करने के लिए महंगाई भत्ते की दर अनाउंस करती हैं जी, जिसको डीए कहते हैं, डियरनेस अलाउंस। मगर वो डियरनेस अलाउंस वो इतना नाकाफ़ी है कि जो वास्तविकताएं हैं समाज की, मतलब महंगाई का स्तर, इन्फ्लेशन का जो स्तर है, उसके अनुसार वो डीए अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है जी। और इतनी डिस्पैरिटी भी है, अनियमितताएं भी हैं। जैसे कि केंद्र सरकार को, अभी मैंने 4 या 5 दिन पहले की बात है, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 61% का डीए अनाउंस किया है। अच्छा, 61% जी।
और वहीं ये बेसिक पेपर जो होता है। हाँ, बेसिक पेपर जी 61% डीए जुड़ेगा जी जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी पेंशन में भी जी और जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनकी तनख्वाह में भी। जी वहीं आप निजी क्षेत्र को देखो जी तो जब यहाँ पर आंदोलन होता है तो सरकार आनन फानन में 21% वेज हाइक की घोषणा कर देती है जी प्राइवेट सेक्टर के मजदूरों के लिए। तो सरकारी क्षेत्र का जो मुलाजिम है उसके लिए महंगाई, इन्फ्लेशन, उसकी दर क्या अलग है और निजी क्षेत्र में काम करने वाले के लिए दर क्या अलग है। तो बिल्कुल यहीं पर सरकार का साफ तौर पे भेदभाव दिखाई देता है। जी एक बात ये कि सरकार खुद से जो है कानून को मान नहीं रही है, उसका उल्लंघन कर रही है और उसने प्रेसिपिटेट किया है ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं। तो ये कहना कि साजिश है और दिस एंड दैट, आउटसाइडर्स आ गए, ये सब बिल्कुल गलत पूरा मनोगढ़ंत हमें तो लगती है कहानी। सरकार अपनी नाकामियों को, विफलताओं को छिपाने के लिए ये काम कर रही है ना। हमारे सांसद आए थे अमरा राम जी यहाँ पर, उन्होंने बोला कि अभी जैसे नोएडा प्रशासन या उत्तर प्रदेश सरकार क्लेम कर रही है कि यहाँ पाकिस्तानी लोग आ गए, तो उन्होंने बोला कि मतलब केंद्र में सरकार बीजेपी की, यूपी में सरकार आपकी, तो पाकिस्तानी एजेंट आ गए तो आप लोग कर क्या रहे थे? आपका सुरक्षा इंतज़ाम कहाँ था? तो ये तो हमारी अपनी सुरक्षा एजेंसियाँ, जांच एजेंसियाँ, खुफिया एजेंसियों का फेलियर भी शो कर रहा है ना, अगर कोई वाकई में पाकिस्तानी तथाकथित पाकिस्तानी है तो हम तो इस बात से बिल्कुल भी सरकार के तर्क से सहमत नहीं है कि कोई आउटसाइडर कोई आकर के ये सब किया है। ये परिस्थितियां, ये हालात सरकार के जो अनदेखी रही है मजदूर हितों की, मेहनत कशों की, उसने ये परिस्थिति पैदा की है। अदरवाइज़ ऐसा क्यों होता है कि उसी समय पर कुछ चंद दिन पहले हरियाणा मानेसर के अंदर आंदोलन होता है, उससे पहले जो है पानीपत के अंदर आंदोलन होता है और इसके बाद में भिवाड़ी राजस्थान में आंदोलन होता है। क्या सब जगह पाकिस्तान के एलिमेंट चले गए? क्या सब जगह साजिशें ही हो रही हैं? समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो हम ये कह रहे हैं साफ तौर पे कि सरकार की जो कानून में प्रावधान है उसको अमल में ना लाने के कारण ये हालात, ये परिस्थिति सरकार ने खुद पैदा की है। एक मैं एग्जांपल दूंगा आपको जी। नोएडा प्रशासन के अंदर ही अभी जब ये 9 तारीख से आंदोलन हुआ, 13 तारीख को कह रहे हैं कि वायलेंस वगैरह हुई, उसके कुछ ही समय बाद योगी सरकार खुद से जो है वेज हाइक अनाउंस कर देती है। तो भाई अगर पाकिस्तान की साजिश से ही मजदूर सड़क पे आया है ना, या कोई अनवांटेड एलिमेंट्स की वजह से आया है, तो आपने फिर वेज हाइक किया क्यों? इसका मतलब है कि आप भी इस बात से कन्विंस्ड हैं कि मजदूरों में रोष है। दूसरी बात कि नोएडा प्रशासन द्वारा, डीएम द्वारा, जो यहाँ का शासन प्रशासन है, 200 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर चालान किया गया है। अच्छा, 13 तारीख के बाद बता रहा हूँ मैं आपको। 13 तारीख के बाद 200 कॉन्ट्रैक्टर्स 200 से ज़्यादा। और ये मजदूर कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, जो मजदूरों को डिप्लॉय करते हैं कारखानों में, जिनका आउटसोर्सिंग होता है ना ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन में जी, तो उसमें इंडस्ट्री कोई भी हो, मगर उसमें ठेकेदारी प्रथा के तहत जो ना आउटसोर्स करते हैं, उससे क्या है, उनको सस्ते में मजदूर मिल जाते हैं जी। तो ऐसे जो भी मजदूर हैं उनको डिप्लॉय करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करती है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स, जो मेन मालिक होता है जी। उनके वायलेशंस के 200 से ज़्यादा वायलेशंस के चालान हुए नोएडा में जी, जो कि अखबारों में खुद से प्रशासन ने पब्लिक किया है जी। तो फिर कहाँ साजिश है? इसका मतलब है कि यहाँ पर नोएडा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, शासन प्रशासन लेबर डिपार्टमेंट आंख मूंदे बैठा पड़ा हुआ था यहाँ पर जी। ना आप साप्ताहिक अवकाश देंगे मजदूरों को, ना ओवर टाइम देंगे, ना जो तय वेतन है वो देंगे, ना डबल ओवर टाइम देंगे, ना महिलाओं को समान वेतन देंगे। तो 2 मैंने आपको ठोस एग्जाम्पल दिए हैं ये जो तथाकथित साजिश की जो बात बार बार बोली जा रही है। एक कि यूपी सरकार द्वारा वेज हाइक किया जाना, दूसरा जो वायलेशंस हो रहे थे उसके ऊपर कार्रवाई करना। ये सब 9 तारीख के बाद ही क्यों होता है जी? इसका मतलब कोई साजिश नहीं है जी। जो वायलेंस हुआ है, हम एज संगठन हम ये कहते हैं उसकी जांच होनी चाहिए जी। किसने किया है वो जी? वो मजदूरों ने किया है या फिर और अनवांटेड एलिमेंट्स हैं या फिर कोई किन्हीं लोगों ने, भारी तत्वों ने करवाया जानबूझ के जी? क्योंकि ये भी हमने नोटिस किया कि 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था जी, मगर सरकार बिल्कुल अनसुनी कर रही थी। ना लेबर डिपार्टमेंट, ना डीएम, ना और कोई अधिकारी, कोई उनसे वार्ता के लिए नहीं आ रहा था जी। एक बार संडे को शायद वार्ता रखी गई थी,
मगर और उसमें ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों को बुलाया गया था 12 ये तारीख। 13 अप्रैल से पहले कोई हाँ, 12 Sunday की था। बात है ये, 12 अप्रैल को जी मगर उसमें भी हमारे प्रतिनिधि साथी गंगेश्वर जो यहाँ पर हमारे जिला के सेक्रेटरी हैं, जी इनको पहले तो बोला गया कि आपको आमंत्रित करेंगे, बाद में नहीं बुलाया था ना कॉमरेड, बाद में बुलाया नहीं गया। तो सरकार जो बातचीत का एक मतलब बातचीत के लिए आगे बढ़ रही थी, उसमें भी ईमानदारी से प्रयास नहीं किया जा रहा था कि ट्रेड यूनियंस को इन्वॉल्व करते हुए इसका कोई समाधान निकाला जाए इस पूरी सिचुएशन का। जी और हम तो ये कहते हैं कि सरकार ट्रेड यूनियन को दुश्मन मानती क्यों है। जी अभी आप ये देखो कि 9 तारीख से लेकर के अभी तक कोई ऐसा दिन नहीं है जब हमारे कार्यालयों के बाहर या हमारे कार्यकर्ताओं के बाहर पुलिस ने घेराबंदी नहीं कर रखी। हमारा इस कार्यालय पे उस दिन आप भी आए थे मई दिवस पे, यहाँ पर 30-40 पुलिस वाले थे। अरे भाई, ट्रेड यूनियन का कार्यालय मजदूरों और मालिकों के बीच में संवाद का एक कड़ी है ना ट्रेड यूनियंस, तो जी है ना। अगर कहीं पर कोई विवाद होगा तो कानून में जो प्रावधान है उसके माध्यम से ट्रेड यूनियन उसको पटल पे लाते हैं। जी तो हमारे से क्या खतरा है इनको। और ये डिमांड तो काफ़ी समय से हो रही है। अभी भी कंप्लेंट ये आई है, जो हमारे को कल एक मीटिंग हमने की थी, कि अभी भी सभी उद्योग में वेज हाइक नहीं किया। अच्छा, इंजीनियरिंग उद्योग के अंदर कोई वेज हाइक नहीं है। ये जो 21% का इन्होंने किया बी एस कॉल्ड, मतलब 11,000 से 313 से लेके 13,690, इंजीनियरिंग उद्योग में कोई वेज हाइक नहीं है और काफ़ी समय से नहीं हुआ। तो जो बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग से संबंधित उद्योग है, उनके द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ जो मजदूर काम कर रहा है वो बल्कि ज़्यादा टफ काम है इंजीनियरिंग उद्योग के अंदर, उसके लिए कोई वेज हाइक नहीं है। जी तो ये सारे कारण हैं, हम जब मानते हैं इसको। जी और सरकार जो है, हमारा कहना ये भी है, अगर जो भी बात हमारी आज जाती भी है लोगों के बीच में सरकार के सामने, कि इसका एक और एकमात्र रास्ता त्रिपक्षीय बातचीत ही है। त्रिपक्षीय बातचीत सरकार, आपके और मजदूरों के बीच में, मालिक, अच्छा मालिकों, एक पक्ष मालिक का, सरकार के प्रतिनिधि और मजदूरों के प्रतिनिधि, जी वो सरकार तय कर ले। और हम ये भी बोलना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था 4-5 दिन बाद, कि हम हाई पावर कमेटी बना रहे हैं इस पूरे मसले के ऊपर। वो हाई पावर कमेटी के बाद में उसकी टर्म्स क्या होंगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगी, आज तक नहीं बताया गया। दूसरा, उसमें क्या कौन कौन प्रतिनिधि होंगे, मालिक के प्रतिनिधि कौन होंगे, मजदूरों के प्रतिनिधि कौन होंगे। लगभग 15-16 दिन हो गए उसको अनाउंसमेंट को, आज तक हाई पावर कमेटी की कोई ना तो बैठक हुई है ना कोई सूचना है। जी तो हम एज CITU हम ये बात बार बार बोल रहे हैं कि दमन का रास्ता सरकार छोड़े, जी बातचीत के रास्ते पर आए। त्रिपक्षीय जो ऑलरेडी यहाँ पर एक मंच बना भी हुआ है, क्या कहते हैं, बंधु, श्रम बंधु की बैठक सरकार यहाँ पर आयोजित करे। हमारे प्रतिनिधि भी जाएंगे और ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधि भी जाएंगे। मजदूरों, अगर इंडिपेंडेंट कुछ मजदूरों के प्रतिनिधि को बुलाना चाहते हैं बुला लीजिए। जी दिल्ली के अंदर वेज बोर्ड का गठन हुआ था, मैं उसका सदस्य था, तो बकायदा 15-15 प्रतिनिधि बैठाए गए थे। जी 15 मालिकों की तरफ से, 15 ट्रेड यूनियन की तरफ से, और लगभग 5-6 जो है सरकार की तरफ से प्रतिनिधि बैठे थे। उसके अंदर वेतन तय हुआ था, जो पिछली बार केजरीवाल सरकार के टाइम पे जिसकी घोषणा हुई थी। जी और एक और फैक्ट आपके सामने रखता हूँ, जी हरियाणा सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का गठन किया। ये किस समय हुआ था? ये अभी हाल की ही बात है, मतलब 4-5 महीने 6 महीने हुए इस बात को। अच्छा, हाँ, तो उसमें उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके जो सदस्य होते हैं ये तीनों होते हैं, मालिक, मजदूर पक्ष और सरकार का पक्ष। जी उसमें लगभग 23,000 के करीब तय हुआ उस समिति के अंदर। सरकार ने क्यों नहीं लागू किया? 4-5 महीने पहले ये फैसला हो गया था हो उस गया मंच पर, उस हाँ, समिति में। उसकी जो सिफारिश होती है ना, वो सरकार को लागू करनी होती हैं। जी सरकार ने वो सिफारिशें लागू नहीं की। ये मैं हरियाणा के संदर्भ में बात रख रहा हूँ। मैं कारण बताना चाह रहा हूँ क्यों अनरेस्ट होता है, जी क्यों मजदूर सड़क पे आते हैं। जी जब उस सलाहकार समिति ने, जिसमें तीनों पक्ष हैं, तीनों पक्ष का मतलब है कि तीनों पक्ष सहमत थे, तभी तो वो 23,000 का अमाउंट तय हुआ ना, जी 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 अनस्किल्ड का। जी हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको लागू नहीं किया, ना घोषणा की। जी अब उसके बाद हम देखते हैं जो सो कॉल्ड LPG क्राइसिस, ये सब, उसमें मजदूर सड़क पे आ जाते हैं माने सर के। जी उसके बाद सरकार जो है लगभग 40-45% वेज हाइक करती है। जी मगर वो भी 11,000 से 15,000 के लगभग करती है। जी 35%। तो फिर जो स्टैट्यूटरी बॉडी है बकायदा, जो वेज बोर्ड गठन हुआ हरियाणा सरकार में 23,000 का, उसको आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया, अनसुना कर दिया। जी तो ये मतलब सरकार का पूरा, एक तो कानूनों को खुद से लागू न करना, मानना नहीं,
और लगातार मेहनतकशों के हितों की अनदेखी करना, वो असल कारण है ये जो तनाव या जो ये स्थिति पैदा हुई है। जी